हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे पॉलिटिकल का नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम वो करेंगे, चुनाव आयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियो डाली हुई हैं और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। अब आपको ये कंटिन्यू चलेगी, कुछ प्रॉब्लम थी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज चुनाव आयोग पर 2 क्लासें होंगी हमारी, ठीक है। और एक मेरी पहले वाली जो वीडियो थी जिसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट समझाता था और साथ साथ में लिखता था, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले लिख लिया है, फिर आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। आपको ये वीडियो और उस वीडियो में क्या फर्क लगता है, आप किस तरीके की वीडियो चाहती है, प्लीज कमेंट जरूर करें। ये पहले जैसे वाला या, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा आपका, इसमें भी आपका हद से ज्यादा मतलब फायदा ही है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन होगा क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है, इस कारण से मैंने ये निर्णय लिया है। बाकी हम उस तरीके से भी पॉलिटिकल को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग की बात करते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व, या हम कह सकते हैं इसको गठन किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना, 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा थी उसके अंदर हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बना ली गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को भी हमारा क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया था। अगला हमारा 25 जनवरी को 1950 को हमारा चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आता है। 324 से लेकर 329 तक के जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 5 में किया गया है। सारी की सारी बातें आप नोट करेंगे, भाग नंबर 5 में किया गया है। और यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, जहां पर आर्टिकल आपको आ जाता है। जिस भी संस्था में, जिस भी आयोग में आर्टिकल आता है तो इसका मतलब उसका संविधान में वर्णन। एक संवैधानिक संस्था होती है, एक गैर संवैधानिक संस्था होती है। अब हमारी जो क्लासें चल रही है वो इन्हीं पे चलेगी, संस्थाओं के ऊपर या आयोगों के ऊपर हम कह सकते हैं। तो ये हमारी कैसी संस्था होगी, एक संवैधानिक संस्था होगी। लेकिन चुनाव आयोग के बारे में एक चीज ध्यान में रखना, यह राज्य स्तर पर भी काम करता है चुनाव आयोग, और यह हमारा क्या करता है, केंद्र स्तर पर भी काम करता है। यानी दोनों स्तरों पर काम करने के कारण इसे अखिल भारतीय संस्था भी कहा जाता है। चुनाव आयोग को अखिल भारतीय संस्था क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्य की विधानसभाएं और राज्य की विधान परिषद का भी चुनाव कौन करवाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग हमारा यही चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन जो स्थानीय सरकार है, पंचायती राज और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब पंचायती राज को हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये बातें सारी की सारी समझ में आई होगी। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल जो है उसमें इसका वर्णन है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद अखिल भारतीय संस्था भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको पता चल चुका है। आगे हम बात करते हैं इसके जो आर्टिकल है उन आर्टिकलों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट और रहेगा इसका नेक्स्ट, जिसमें हम राजनीतिक दल, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी कहलाएगी, सेंटर यानी केंद्रीय पार्टी कौन सी कहलाएगी, क्या इसके कार्य होते हैं, उसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 324 है जो वो हमारे चुनाव आयोग के गठन का वर्णन करता है। देखिए जब चुनाव आयोग बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसके अंदर एक ही सदस्य हुआ करता था, यानी एक अध्यक्ष हुआ करता था, वही सारा कुछ संभालता था, यानी उसके नीचे कुछ अधिकारी काम करते हैं। यानी इस आयोग को एक सदस्य आयोग कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर क्या था पहले बच्चों, एक सदस्य था, ठीक है, एक सदस्य था। लेकिन जैसे जैसे हम बात करते हैं भारत में सीटें भी बढ़ी, चुनाव भी हुए, धीरे धीरे जो अध्यक्ष था या एक सदस्य था उससे काम नहीं संभाला जाता था, क्योंकि आगे जाकर स्टार्टिंग में तो देखिए पार्टियां, केंद्रीय पार्टी भी बहुत कम थी, धीरे धीरे इन पार्टियों की संख्या भी बढ़ती गई। वर्तमान में 7 केंद्रीय पार्टी हैं और अनगिनत क्षेत्रीय पार्टियां भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो 16 अक्टूबर 1989 को इस जो संस्था या इस आयोग को क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय कर दिया।
यानी पहले इसमें एक सदस्य हुआ करता था, अब इसमें कितने सदस्य कर दिए? 3, जिसमें से एक तो क्या कहलाएगा? अध्यक्ष होगा, और 2 इसके अंदर अन्य सदस्य जो हैं वो काम करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर नोट, जो इसके अंदर एक सदस्य होता है उसे बोला जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? मुख्य चुनाव आयुक्त बोला जाएगा। और जो 2 सदस्य और होंगे इसके अलावा उन्हें क्या बोला जाता है? चुनाव आयुक्त बोला जाता है, उन्हें चुनाव आयुक्त बोला जाता है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो ये 3 सदस्य बनाया गया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1990 यानी अगले ही साल इसको वापस फिर क्या कर दिया गया? एक सदस्य बना दिया गया। वो 2 जो अन्य सदस्य थे उनको पद खाली खत्म कर दिया गया। फिर अक्टूबर 1993 को इसको फिर 3 सदस्य बनाया गया, और वर्तमान में कितने सदस्यीय आयोग है? ये 3 सदस्य है। इसमें एक क्या होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं इसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो अन्य चुनाव आयुक्त होता है, सभी की जो सेवा शर्तें हैं वो क्या है? बराबर है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाएगा बताइए इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखना। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं और इनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन अब वर्तमान में एक विवाद चल रहा है कि इसकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उसके लिए एक समिति का गठन करना जरूरी है, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति तथा 3 अन्य जज, रिटायर्ड जज उस समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, उस समिति के सदस्य होंगे, लेकिन फिलहाल उसका कोई हमारे एग्जाम में ना तो पूछा जाएगा और ना वगैरह, क्योंकि हमारा अब नियुक्ति और त्यागपत्र कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। अब बात आती कार्यकाल। कार्यकाल जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। यदि अन्य का पूछा जाए तो 62 वर्ष आ जाएगा, 65 की जगह बाकी 6 वर्ष रहेगा। अब ये ऐसा क्या सिस्टम है वो ध्यान से सुनना। भी कोई भी चुनाव आयुक्त है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चाहे कौन सा है, जिसका कार्यकाल पहले 6 वर्ष हो जाता है तो उसको 6 वर्ष के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा? सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यदि 6 वर्ष से पहले उसका यदि 65 वर्ष हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? वहां ये वाली एज काउंट होगी। कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई चुनाव आयुक्त है, जो कोई चुनाव आयुक्त है वो मान लीजिए 60 साल की उम्र में क्या बनता है? चुनाव आयुक्त बनता है। 60 मान लो, 61 मान लो, ठीक है, जितना भी है। तो इसके अंदर 6 जोड़ेंगे तो 66 वर्ष की आयु में क्या होना चाहिए? वो रिटायर होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन लागू नहीं होगी। कौन सी होगी? जैसे वो 65 साल का हो जाएगा तो वो रिटायर माना जाएगा। मान लीजिए कोई 50 साल का बनता है तो वो क्या होगा? 56 साल का जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? वो रिटायर हो जाएगा, यानी फिर 65 वर्ष वाली काउंट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वेतन। ठीक है, वेतन की बात करते हैं तो वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है। इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखना। मुख्य न्यायाधीश के तीनों का वेतन बराबर होता है। कितना होता है? 2,80,000 रुपए होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। योग्यता का कोई वर्णन नहीं दिया गया, लेकिन जज बनने की योग्यता रखता हो ऐसा कुछ कहा गया है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। उसके बाद आता है हटाने की प्रक्रिया। इसको समय से पहले हटाया भी जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया ऐसे होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। जजों को जैसे हटाया जाता है, ठीक है, और ये हम बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, किस प्रकार से जजों को हटाया जाता है। तो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही मुख्य चुनाव आयुक्त की होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी जब नियुक्तियां की जाती हैं तो क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति सलाह लेता है किससे? मुख्य चुनाव आयुक्त से। अन्य की नियुक्तियों के लिए किससे सलाह लेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह लेता है। ये बातें कि सारे के सारे हमारे आर्टिकल 324 में दी गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आर्टिकल 325 क्या कहते हैं। उसमें देखा कि प्रक्रिया यानी चुनाव जो प्रक्रिया होगी उसमें धर्म,
नस्ल, जाति और लिंग, तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखना। चारों धर्म, लिंग, जाति और नस्ल के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मान लीजिए कोई उम्मीदवार है, उसको धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही उसको शामिल किया जाएगा भी ये इस धर्म से है इसलिए हम इसको शामिल कर रहे हैं। यानी धर्म, नस्ल, जाति और लिंग ये बीच में नहीं आने चाहिए किसी भी उम्मीदवार के लिए। ये बात हमारे देखिए आर्टिकल 325 के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 326 क्या कहता है। वो क्या कहता है प्यारे बच्चों, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा दो ऐसे चुनाव है जहां पर क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जनता भाग लेती है। चुनाव में वयस्क मताधिकारी होंगे, यानी वयस्क मताधिकारी होंगे। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये बात जो कही गई थी वयस्क मताधिकारी की बात, वो आपकी 1928 में B.R. अम्बेडकर ने इसकी मांग की थी। जो चुनाव के अंदर क्या होना चाहिए, वयस्क मताधिकारी मतलब व्यक्ति होने चाहिए। वयस्क कौन होंगे, वो हम बात करते हैं यहाँ पर, वो होते थे 21 वर्ष। यानी 21 वर्ष का जो व्यक्ति होगा, 21 या 21 वर्ष से ज्यादा, वो क्या करेगा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाएगा। लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर आपका एक समिति बनी जिसका नाम था V.M. तारकुंडे समिति। क्या नाम था प्यारे बच्चों, V.M. तारकुंडे समिति 1988 में बनी। और ये समितियां हम पढ़ेंगे सारे के सारे, अगले पार्ट में सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा मैं। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी भी गई है कि V.M. तारकुंडे समिति है, V.M. तारकुंडे समिति किस आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, चुनाव। इस समिति ने 1988 में अपने रिपोर्ट में कहा था कि जो 21 वर्ष की आयु है इसको घटाकर क्या कर दिया जाए, 18 वर्ष कर दिया जाए। तो इस प्रकार एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और जो वयस्क मताधिकारी थे उनकी आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। तो वर्तमान में कितनी प्यारे बच्चों, 18 वर्ष है। तो आर्टिकल 326 आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 327 है जो वो क्या कहते हैं, वो कहता है प्यारे बच्चों, संसद निर्वाचन संबंधित कानून बना सकती है। यानी जब संसद जो होगी, हमारे दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दो नीचे होते सदन, एक का नाम विधानसभा और एक विधान परिषद। इनके जो चुनाव है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव संबंधित यदि कोई कानून बनाना है तो वो हमारे क्या करेगी, संसद बना सकती है, आर्टिकल 327 से। अब मान लीजिए संसद कानून बनाती है तो ठीक है। अब मान लीजिए आर्टिकल 328 क्या कहता है, यदि संसद कानून ना बनाए, संसद कानून ना बनाए और किसी राज्य को जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि हरियाणा के अंदर हमारे जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हरियाणा की विधानसभा है वो चाहती है कि कुछ हमारे में परिवर्तन किया जाए, सदस्यों में या कुछ भी मान लीजिए परिवर्तन किया जाए। यदि संसद परिवर्तन करती है तो ठीक है। मान लीजिए संसद ने आर्टिकल 327 यूज नहीं करा, वो नहीं चाहती परिवर्तन करना, लेकिन विधानमंडल परिवर्तन करना चाहता है तो आर्टिकल 328 के तहत वो भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, बस फर्क यही है, ऊपर वाले में संसद करेगी, नीचे वाले में विधान। जिस राज्य को जरूरत है वो अपने हिसाब से कर ले, वरना अपना संसद अपना करती रहेगी। ये बात आपने आर्टिकल 328 में ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 329 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 329 के दो पार्ट है। पहला ध्यान में रखना, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता, और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, उसके चुनाव का विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 329 के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है, इसका पार्ट 2 दे रखा जो, उसमें क्या दे रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कौन सा भी हो, वो क्या करेगा, चुनाव से संबंधित कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना। चुनाव से संबंधित कुछ भी प्रक्रिया यानी कुछ भी निर्णय नहीं लेगा, वो स्वयं कौन देगा, चुनाव
आयोग ही लेगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी एक स्वतंत्र प्रणाली है, इस बात को ध्यान में रखना। आर्टिकल 324 से लेकर 29 तक के सारे आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि किताबों में पढ़ेंगे तो आर्टिकल बहुत टफ है, बिल्कुल सीधी सी लैंग्वेज में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं भारत में जो चुनाव होते हैं वो हमारे किस टाइप से होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अभी इसको समझाऊंगा मैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक प्रत्यक्ष रूप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? प्रत्यक्ष रूप से। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप, जिसे हम बोल सकते हैं एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति। जैसे मैंने ये दो शब्द लिखे तो आप आई होप सब कुछ समझ चुके होंगे। एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। और एक होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके अंदर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो भारत में लोकसभा होती है प्यारे बच्चों, लोकसभा, और एक होती है विधानसभा, या हम कह सकते हैं ऐसे चुनाव जहां पर जनता डायरेक्ट भाग लेती है वो हमारे प्रत्यक्ष चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जिस भी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? विजेता कहलाएगा। यानी मैं वोट डाल रहा हूं, मैं एक कैंडिडेट को वोट डालूंगा और अन्य जो है अपने अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे। जिस उम्मीदवार के ज्यादा वोट है वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो यही कहलाता है आपका फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, लोकसभा और विधानसभा के अंदर। उसके बाद हमारी राज्यसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो चुनाव होते हैं वो एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति से होते हैं। इसके अंदर जितने भी उम्मीदवार होंगे सभी के वोट डाले जाते हैं, एकल सहकर्मणीय अनुपातिक पद्धति से होता है, जिसमें हम डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते, यानी जनता भाग नहीं लेगी। इसके अंदर अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाए गए हैं, उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। किसका निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? जैसे कि राज्यसभा में विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं, विधान परिषद का डाटा अलग से है, राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप में क्या है। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव आयोग सिर्फ ये नहीं करता, चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक न्यायालय भी है, एक अर्ध न्यायिक शक्तियां भी हैं, यानी निर्णय भी लेता है लेकिन कंप्लीट नहीं, आधे निर्णय लेता है। अर्ध न्यायिक शक्ति का मतलब होता है ये। तो ये राष्ट्रपति की सहायता करता है, किसमें? आर्टिकल 103 और आर्टिकल 192 दोनों ध्यान में रखना है। आर्टिकल 103 में क्या दे रखा है पहले बच्चों को देखिए, भी जो संसद के सदस्य हैं उनको अयोग्यता या अयोग्य ठहराना है। ठीक है, अयोग्य ठहराना है, यानी उनमें कुछ कमियां हैं, ये पॉइंट्स मान लीजिए। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से उसके बारे में सलाह ले सकता है और सलाह देता भी है, ये अयोग्य है या नहीं है। आर्टिकल 103 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अयोग्यता के लिए भारत का राष्ट्रपति चुनाव आयोग से क्या करेगा? सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 152 जो है वो क्या करेगा? जो राज्यपाल होगा, जिस राज्य का राज्य है उसका जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित इस चुनाव आयोग से सलाह ले सकता है। यानी राज्यपाल भी ले सकता है और राष्ट्रपति भी ले सकता है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, कुछ नाम है ये इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वीएस रमा देवी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट से यह है, एकमात्र ऐसी चुनाव आयुक्त थी जो कार्यवाहक चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, कुछ समय के लिए इनको रखा गया था। तो वीएस रमा देवी से संबंधित। आगे आता है डॉक्टर शाहबुद्दीन
याकूब कुरैशी, डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त हैं, प्रथम मुस्लिम चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा है। अब हमारा कितना सदस्य? ये 3 सदस्य है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है। अन्य जो है उसमें एक का नाम आता है अशोक लवासा और दूसरा आता है सुशील चंद्रा। ठीक है, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त जो नए बनने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे। अभी अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं, सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। चुनाव 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है आम चुनाव। आम चुनाव हमारी जो लोकसभा और विधानसभा होती है 5 वर्ष के अंदर, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद यदि चुनाव होते हैं उन्हें कौन से चुनाव बोला जाता है? आम चुनाव बोला जाता है। उसके बाद मध्य अवधि के चुनाव कौन से कहलाते हैं? मान लीजिए लोकसभा और विधानसभा जो हमारी है समय से पहले भंग हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, उस समय करवाए गए चुनाव को क्या बोला जाता है? मध्य अवधि चुनाव बोला जाता है। क्या बोला जाएगा प्यारे बच्चों? मध्य अवधि चुनाव। लेकिन जो विधान परिषद होती है और राज्यसभा होती है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है मध्य अवधि के चुनाव ना आम चुनाव का कुछ पॉइंट्स आता है। क्यों नहीं आता? वहां उपचुनाव जरूर हो सकते हैं, उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन आम चुनाव और मध्य अवधि के चुनाव ना तो हमारी राज्यसभा में होंगे और ना ही हमारे विधान परिषद में होंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और ना ये कभी भंग हो सकती है। उपचुनाव की बात करेंगे। उपचुनाव जो होगा वो हमारे क्या कहलाते हैं? जब संसद का किसी भी सदस्य या हमारा जो राज्य विधानमंडल है उसका कोई भी सदस्य, ठीक है, कोई भी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अचानक मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दिया जाता है, तो उस सीट को भरने के लिए जो चुनाव करवाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपचुनाव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर लेंगे? इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।